जिनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, और वो खुद का तो परिचय छोड़िए, हर हिंदू के स्वाभिमान का परिचय अपने शब्दों की सरस्वती से देने वाले सुधांशु त्रिवेदी जी का यहां पर मैं स्वागत करता हूं। और सुधांशु जी 11 वर्ष पूर्ण हो रहे इस पार्टी के, जो विचार बेस पार्टी ऐसा कहा जाता है। बाकी तो समय के साथ बदलने वाली दल है, इसकी एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक संस्कृति है। तो ये 11 वर्ष सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस सरकार की उपलब्धियां क्या रही? देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि से यदि इस सरकार की बारे में विचार करें तो मैं बताना चाहता हूं, 16 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत और एनडीए को शानदार बहुमत मिला, तो उसके विषय में यह परिवर्तन कितना बड़ा था जो आपने भी विचार की दृष्टि से कहा, उसके बारे में 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपना संपादकीय लिखा। उस संपादकीय का शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी भारत का नियति के साथ दूसरा मिलन। यह उससे रिलेटेड है जो 14-15 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू जी की फेमस स्पीच है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब उसमें क्या लिखता वो अखबार कि अभी तक उन दलों के हाथ में ज्यादातर सत्ता रही थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का माइंडसेट कैरी किए हुए थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में हमारे पास पूर्ण सत्ता नहीं थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, विच इज हैविंग नो इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी। तो आगे जानते हैं उस अखबार ने क्या लिखा? सो 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। और यह बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं, एक तो यह अंग्रेजों का ही अखबार लिख रहा है कि ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब क्या आप लोग तो ऐसा कहते हैं कि 2014 के बाद ही आजादी मिली। मैंने कहा नहीं, आजादी 2014 के बाद नहीं मिली, आजादी का बोध 2014 के बाद होना शुरू हुआ। और वो कैसे हुआ ये भी मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। 15 अगस्त 47 जिन लोगों को आपत्ति है हमारे कांग्रेस के मित्रों से, सब प्रमाण बोलता हूं। अगर इसमें एक फैक्ट भी गलत हो, बाकी करोड़ों दर्शक सुने और विचार करें कि किस्तों में स्वाभिमान की भावना कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े में हमें मिली है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ तो 30 जून 1948 तक माउंटबेटन रहे भारत के गवर्नर जनरल 1 साल। उसके बाद आपको पता भारत का सेना अध्यक्ष कब तक अंग्रेज रहा है? 1949 तक जनरल फ्रांसिस राय बुचर। फिर भारत का एयरफोर्स चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 1954 एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कब तक अंग्रेज रहा? 1958 एडमिरल स्टीफन कार्लाइल। और 1968 तक इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही। 1972 में इंदिरा गांधी ने जब अमर जवान ज्योति बनवाई, वरना उससे पहले आप जाके इंडिया गेट पे देखिए तो उन सैनिकों के नाम लिखे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपनी जान दी। तो भारत का प्रधानमंत्री उनको नमन करता था। और परिवर्तन कितना बड़ा आया कि 1997 तक भारत का जो बजट आता था वो शाम 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने शुरू किया था कि लंदन में जब 11:30 बज रहे होंगे तो लंदन के समय के अनुसार भारत का बजट आएगा। 50 साल गुलामी की मानसिकता को ढोया है कि लंदन के समय के हिसाब से भारत का बजट आता था। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। मोदी जी की सरकार में आने के बाद क्या परिवर्तन आया? हमारा बजट पहले 1 मार्च को आता था, अब मोदी जी के आने के बाद 1 फरवरी को आने लगा। 1 मार्च को क्यों आता था? क्योंकि ये इंग्लैंड के मौसम से तय होता था। वहां मार्च के महीने में बर्फ पिघलती है और कामकाज शुरू होता है। हमारा मौसम ये कहता है कि जून के प्रथम सप्ताह में हमारे यहां दक्षिण भारत में मानसून आ जाता है, जून का मध्य आते आते पूरे भारत में मानसून आ जाता है। तो हमारे अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक जो भी वित्तीय आवंटन है वो पहुंच जाना चाहिए। तो भारत की फितरत, भारत के मौसम के अनुसार बजट बदलना शुरू हुआ मोदी जी की सरकार में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बार माननीय मोहन भागवत जी ने एक शब्द प्रयोग किया था, स्वतंत्र तो हुए तो हम स्वाधीन तो हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। तो हमारा तंत्र, याद करिए कश्मीर फाइल मूवी का डायलॉग, सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 25 वर्ष का समय ये अमृत काल है, इसमें 5 बातें उन्होंने कही है। नंबर 1, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो अभी आदरणीय नितिन जी के साथ आप बात कर रहे थे। नंबर 2,
इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है। नंबर 5, कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। इसलिए मैं कह सकता हूं, हमारी मानसिकता पे जो गुलामी छाई हुई है, उस गुलामी से संघर्ष का और प्रबल संघर्ष का दौर 2014 के बाद शुरू हुआ है। तो मैं कह सकता हूं, अमृतकाल तब आएगा जब पहले विष अंदर से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। तो एक है स्वतंत्र होना, एक है स्वतंत्रता का बोध होना, और एक है कि वो स्वतंत्रता चिरकाल संरक्षित रहे, इसके लिए व्यवस्थाओं का निर्माण करना। तो आपके सरकार ने इस दिशा में क्या किया? जो आपने बात कही, देखिए कई प्रकार से कार्य होते हैं। कोई भी कार्य हो, सबसे पहले हम विचार और की बात तब करेंगे जब विकास सुनिश्चित हो। विकास तब यथार्थपरक होगा जब समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जो दीनदयाल जी ने अंत्योदय की बात कही थी। तो आप याद करिए, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली थी, क्या कहा था? जन धन योजना। ये क्या था? अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना, और दिस वाज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलावा 2 और काम थे, 2 और उन्होंने विचार दिए थे 15 अगस्त 2014 को, जिसको लोगों ने कहा ये सामाजिक तो है, इनका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। एक स्वच्छ भारत अभियान और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा ये सामाजिक मुद्दे हैं, पर पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मगर जो आपने कहा, हम सरकार बदलने के लिए नहीं आए थे, विचार बदलने के लिए आए। और जो आपने कहा, अंतर क्या आया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई नारा नहीं रहा कि गरीबी हटाओ का नारा 1970 में दिया, और 2013 में कांग्रेस ने कहा कि हम अब फूड सिक्योरिटी एक्ट ला रहे हैं, यानी 2/3 लोगों के पास 2 जून का खाने का वो नहीं। 10 साल हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए, नवजात बच्चों के लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ, और 2024 ये पहला साल बना है तकरीबन 100-125 साल के बाद, जब नए हुए जन्म हुए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हुई है। 1000 बच्चों में शायद 1022 बच्चियां हुई हैं। ये है बदलाव विचार का। छोटी सी बात, सफाई का बदलाव क्या होता है? पहले लोग जितनी आसानी से फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं है। आज उन 55 करोड़ अकाउंट्स में 2.25 लाख करोड़ रुपया भी है। देश की अभी नितिन जी बात कर रहे थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने क्या बदलाव लाया, आप ऐसे समझिए, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने जापान को पीछे छोड़ के, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, अभी वो बता रहे थे आपको, मोबाइल हैंडसेट में हम दूसरे बड़े मैन्युफैक्चरर बने। और विचार में ये बदलाव आया कि जिस भारत के बारे में कहा जाता था यहां के लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी नहीं है, नई चीज अडॉप्ट नहीं कर सकते। और यह बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, चिदंबरम साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर संसद के पटल पे बोले हैं कि डिजिटल भारत में ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, यहां के लोगों की समझ कम है। पर मोदी जी को उस समझ पे भरोसा था। आज भारत दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है, और नंबर 1 ही नहीं है, दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जो चाइना अमेरिका को मिलाकर उससे ज्यादा है। इतना बड़ा बदलाव आया धरातल पे। अब आइए, विकास का कोई मायने नहीं है यदि आपके अंदर आत्मगौरव का भाव ना हो। आप विकसित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? विकसित तो बहुत देश हो गए, साउथ कोरिया भी बहुत डेवलप्ड है, सिंगापुर भी बहुत डेवलप्ड है, पर उनकी पहचान क्या है? तो उस आत्म तत्व के बोध की शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली विदेश यात्रा पे गए। आप सब याद करिए, 2014 में अमेरिका की यात्रा पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या भेंट किया? श्रीमद् भगवत गीता। यह था भारत के स्वरूप की शुरुआत। अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान और दूसरी विदेश यात्रा नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर से निकलते हुए त्रिपुंड लगाए रुद्राक्ष की माला पहने हुए किसी प्रधानमंत्री की कभी आपने इससे पहले कल्पना की थी? और इतना ही नहीं, भारत के सांस्कृतिक गौरव को किस प्रकार से पूरे भारत में स्थापित किया। आप बद्रीनाथ में, केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति देखिए, करतारपुर साहब देखिए, उज्जैन का महाकाल देखिए, कुशीनगर में बना हुआ एयरपोर्ट देखिए, और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर देखिए। और वो बदलाव कैसा आया है? विकास और सांस्कृतिक दोनों के साथ। हम लोग बच्चे थे, राम मंदिर का आंदोलन चलता था, तो लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी बना और अबू धाबी में भी मंदिर बना है। और इतना ही नहीं हुआ है, भारत यूएई, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। राम मंदिर बनने के बाद 2023 में वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके G20 की बैठक के बाद। क्यों? साहब ट्रेड पे बात करनी है। आज यूएई हमारा ट्रेड पार्टनर बन के आ रहा है। इसे कहते हैं कि विकास भी और आत्मगौरव का बोध भी। अब इसे मैं सिर्फ इस एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने 11 साल में आने के बाद जन जन तक विकास की किरण भी पहुंचाई और आत्मगौरव का बोध भी किया। जिसे हम लोग कहते थे, बहुत लंबे समय तक संघ में गीत था कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो हम लोग कहते थे कि भरी है मनों में अभी तक गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, और वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। बिल्कुल। मगर अब उजाला वहां तक पहुंचा है कि हम ये कह सकते हैं, सांस्कृतिक गौरव का एक उदाहरण, अभी महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में, 66 करोड़ लोग आए, और सोशल मीडिया के जमाने का पहला महाकुंभ है। एक सर्वे के अनुसार 72% दुनिया के ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई भारत में पर्व होता है, ऐसा कोई हिंदुओं का पर्व होता है जो दुनिया में सबसे बड़ा लोग जो यहां तक आते हैं। और उसने क्या दिखाया? 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। आईफोन आप सब यूज करते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल आई और इतनी प्रभावित हो गई कि अपना नाम कमला देवी रख लिया। और महत्वपूर्ण बात क्या है, दुनिया में कोई साधना भी की, केवल नाम नहीं बदला। साधना में रही, बिल्कुल दीक्षा ली। और एक और बात, अब देखिए, मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति ऐसी है जो उस धर्म को न मानने वाला उस धार्मिक यात्रा में आना चाहे, धार्मिक कार्यक्रम में? कोई गैर क्रिश्चियन वेटिकन जाना चाहता है? मैं धार्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, टूरिज्म की दृष्टि से नहीं। आइए, कितने गैर मुस्लिम जो है हज करना चाहते हैं, और यदि खुदा ना खास्ता वो इच्छा व्यक्त कर दें तो फट से कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ पहले। हमारे यहां 50 लाख लोग आए, किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ, सब आए, श्रद्धा भाव से रहे और चले गए। मगर आप सोचिए, जिनके पास इतना पैसा था वो आए क्यों? वो एक पुराना फिल्मी डायलॉग था ना, तुम्हारे मेरे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो मेरे भाई फिर काहे आए हो? आप बता रहे हैं क्यों आए। पश्चिम ने एक सोच दी कि हमको जीवन में सुख किससे मिलेगा? पैसे से। कार्ल मार्क्स, पैसा हो जाए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मगर कुछ समय के बाद समझ में आया, सिगमंड फ्राइड आए एक दूसरे थ्योरेटिशियन, उन्होंने कहा नहीं, शारीरिक सुख सबसे बढ़िया है, शारीरिक सुख हो जाएगा तो जिंदगी सुख है। फिर एक तीसरे आए फ्रांस के, उन्होंने कहा नहीं, ख्याति मिल जाए, नेम एंड फेम, तो सब कुछ सुख है। मगर जब वो लोग आके भारत में हमारे साधु सन्यासियों को देखते हैं, नागा सन्यासियों को देखते तो चकित हो जाते। इनको तो ना पैसा चाहिए, ना शारीरिक सुख चाहिए, ना नेम एंड फेम चाहिए। और नेम एंड फेम से वो कैसे अलग रहते हैं? आप किसी नागा साधु के, आपने बहुत किस्से सुने होंगे, किसी का कार्य सिद्ध हो गया, वो किसी नागा साधु को धन्यवाद देने गए तो नागा साधु डांट के भगा देते थे, कभी कभी गाली बक के भगा देते थे। तो आप कहते थे ये कैसा विचित्र व्यवहार है, हम तो सिर्फ उनको धन्यवाद देने गए। वो जानते हैं क्यों करते हैं? वो प्रसिद्धि से दूर रहना चाहते हैं। अगर वो आपका साधुवाद स्वीकार कर लेंगे तो आप 10 लोगों को बताएंगे कि बाबा जी की वजह से मेरा काम हो गया, और उनके पास जाएंगे तो वो प्रसिद्धि के मोह में फंस सकते हैं। इसलिए जब वो लोग आके नागा साधुओं को देखते थे तो जानते क्या उनके मन में भाव उत्पन्न होता, जो पश्चिम की सोच और हमारी सोच में, कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्राइड भी फेल। तो भारत का जो ये स्व उठा है ना, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, आज भारत उस स्थिति में पहुंचा इन 11 वर्षों में कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। बिल्कुल, और यही ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है कि सीमा के अंदर हो, सीमा पर हम विजयी होते हैं। अब इन दिनों में पूरे देश में वातावरण है, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अब इस देश ने जो पराक्रम करके दिखाया, कुछ लोग उसको लेकर कई सवाल उठाते हैं। हाँ, जो आपने बात कही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, इसका मैं आपको राजनीतिक और वैचारिक दोनों उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि इन लोगों ने सवाल किस पे नहीं उठाया। मैं शुरू करता, इन्होंने कहा LIC बर्बाद हो गया,
LIC ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। इन्होंने कहा SBI बर्बाद हो गया। SBI का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट भारत के में प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के सबसे ज्यादा, रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट स्टेट बैंक ने कमाया। इन्होंने कहा HAL बर्बाद हो गया। HAL ने लास्ट ईयर 23,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, 80,000 करोड़ पाइपलाइन में शेयर स्टॉक्स उसके 14% ऊपर गए। फिर इनको शक हुआ, इन्होंने कहा मुझे भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। उसके सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांग रहे थे। भारत के एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, बालाकोट पे मांग रहे थे सबूत। फिर इन्होंने कहा भारत के चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। फिर इन्होंने कहा भारत के मीडिया पे भरोसा नहीं है, भारत की सेबी पे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है जिन लोगों के दिमाग में इस कदर अंधेरा भरा हो तो वो कभी भी उजाला देख नहीं सकते। इसके लिए मैं किसी के प्रति शब्दशः नहीं कह रहा हूं, कैविएट लगा कह रहा हूं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, देखिए कितना भी जगमग महल हो उसमें कोई कोना तो अंधेरा होता है। तो एक ऐसा जीव होता है जिसकी आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है। तो रामचरितमानस में कहा गया है, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा। जैसे जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही जाते हैं जैसे उल्लू जो होता है, मैं फिर कह रहा हूं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, उल्लू जो होता है जगमगाते हुए प्रकाश से घबरा कर ढूंढता है कि अंधेरा कहां दिख रहा है और वो उस तरफ भागने की कोशिश करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन लोगों ने आज तक, सुनिए इनको तो आपने नहीं अभी आपने नामांतरण कर दिया क्या पप्पू का? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला है, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इनको वैक्सीन में भरोसा नहीं था। जब वैक्सीन आई तो इन्होंने कहा इतनी जल्दी इसका स्टैटिस्टिकल सर्वे नहीं हो सकता, इस पे भरोसा नहीं था। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मुहूर्त पे भरोसा नहीं था। मेरे भाई तुम्हारा तो भरोसा अपने ऊपर और कुल मिलाकर अपने में भरोसा नहीं था। भारत के चिर युवा नेता जो चिर व्याकुल भी रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये तुम जिसको देख रहे हो ना ये तो वो है ही नहीं, ये तो खत्म हो चुका है। इनको अपने में भरोसा नहीं, अपने नेताओं में भरोसा नहीं। उनके नेता अगर भारत का पक्ष लेकर जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, तो उनके बारे में आलोचना कर रहे हैं।